नमस्कार और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का विजन क्लासेस सर्टिफिकेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप लोग पढ़ ही रहे हैं, हिंदी की एक श्रृंखला चल रही है हमारे चैनल पे, और उसी के क्रम में हम विसर्ग संधि का पार्ट 3 लेकर आपके सामने आए हुए हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नियम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण नियम हम पढ़ चुके हैं। आज चौथा और 5वां और जितने भी हो सकेंगे हम महत्वपूर्ण नियम समझ पाएंगे। ज्यादा इस वीडियो को हम ना तो लंबा करेंगे और ना ही जितने सारे नियम हैं उतने हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम जितने भी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर लिया जाए, चर्चा कर लिया जाए, जो एग्जाम दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए विसर्ग संधि के पार्ट 3 में नियम नंबर 4 देखते हैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है? नियम नंबर 4 क्या कहता है कि अगर विसर्ग के बाद में चाय अच्छा है तो विसर्ग सा में बदल जाएगा। अगर विसर्ग के बाद में टाय अच्छा है तो विसर्ग मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। और अगर विसर्ग के बाद में ताय था है तो विसर्ग दंत सा में बदल जाएगा। यही है आपका नियम नंबर 4। इसके पहले हम लिख लेते हैं इस नियम को, फिर इसको शॉर्ट तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे और संधियां बहुत आसानी तरीके से हम कर लेंगे। देखते हैं क्या है। विसर्ग के बाद यदि चा या छा आए तो विसर्ग इस ताला के साथ, हलंत के साथ, आधा सा हो जाएगा, सा में बदल जाता है। यदि बाद में टा या ठा आए तो विसर्ग मूर्धन्य सा यानी हलन के साथ में बदल जाता है तथा यदि बाद में ताया था आए तो विसर्ग दंत सा हलन के साथ में बदल जाता है। यह हमारा नियम हो गया, नियम नंबर 4, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। विसर्ग संधि का ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि विसर्ग के बाद में यदि चा या छा है तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? सा में बदल जाएगा। कौन सा? ताला पे सा, लेकिन हलंत के सा में बदल जाएगा। अगर ये विसर्ग के बाद में चा या छा है तो किसमें विसर्ग बदलेगा? सा में बदलेगा। लेकिन अगर विसर्ग के बाद में टा या ठा है तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? विसर्ग मूर्धन्य सा हलंत के साथ में बदल जाएगा। तथा यदि बाद में ताया था है तो विसर्ग किसमें बदल रहा है? विसर्ग यह बदल रहा है दिशा में। तो तीनों सा आ गए, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा।
तीनों सा हलंत में परिवर्तित हो रहे हैं। और ये नियम नंबर 4 हमारा विसर्ग संधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बन जाता है। ठीक है, हम महत्वपूर्ण नियमों पर ही डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, और इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो 2 वीडियो इससे पहले आपके अपलोड किए जा चुके हैं, उसको देख लीजिए, फिर इसको पढ़िए तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने ये नियम पढ़ लिया। अगर ये नियम आपको इतना बहुत भारी सा लग रहा है तो इसको मात्र हम कुछ ही स्पेस में इसको कवर कर लेंगे। एक बार पुनः देख लेते हैं। अगर विसर्ग के बाद में चा, अगर विसर्ग के बाद में चा या छा आया तो विसर्ग किस में बदलेगा? तालव्य सा मूर्धन्य के साथ, यानी आधा तालव्य सा बन जाएगा। अगर विसर्ग के बाद में टा या ठा आया तो जो आपका मूर्धन्य सा है उसमें बदल जाएगा विसर्ग। और अगर विसर्ग के बाद में आपका ता या था आता है तो जो विसर्ग है वो दंत सा हलंत के साथ, यानी आधा दंत सा में बदल जाएगा। यह हमारा इतना सा हमने इसको लैंग्वेज में लिख लिया, इसको भाषा में लिख लिया। आइए इसको शॉर्ट तरीके से बहुत ही कम स्पेस में किस प्रकार से इसको हम सूत्र में बदल देते हैं जिससे हमको संधि बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आइए इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका हम फार्मूला बना लेते हैं। पहले लिख लेते हैं विसर्ग। क्या? विसर्ग। अगर विसर्ग के बाद में क्या आ गया? चा या छा आ गया। क्या आ गया? चा आ गया या छा आ गया तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? तो विसर्ग बदल जाएगा आपका आधा। ठीक है, बिल्कुल वही परिभाषा है। अगर विसर्ग के बाद में चा या छा आता है तो विसर्ग किस में बदलेगा? आधा सा में। बदलना सिर्फ विसर्ग को है, चा या छा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विसर्ग से पहले जो वर्ण है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्या है? अगला है अगर विसर्ग के बाद में अगर टा रहा है या ठा रहा है, टा रहा है या ठा रहा है तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? मूर्धन्य सा में। किसमें बदल जाएगा? मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। तीसरे में क्या है? अगर विसर्ग के बाद में ता रहा है या था रहा है तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? दंत सा। ठीक है, दंत सा में सब हलंत सारे जितने भी सा आपके हैं वो सब आधे हैं, ये सब बदल रहे हैं। बदलना किसमें है? सिर्फ विसर्ग में। सिर्फ विसर्ग का ही बदलाव होगा यहाँ पर, बाकी और बदलाव नहीं होगा। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा सूत्र है और इसी सूत्र पर हम विभिन्न उदाहरणों को, वैसे उदाहरण जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं उदाहरणों को आज हम लेकर आए हैं आपके सामने। तो पहला उदाहरण है हमारा नी प्लस छल। नी प्लस छल और नी प्लस छल, हमारा फार्मूला क्या है? फार्मूला है कि अगर विसर्ग के बाद में चा या छा है तो देखिए छा आ गया, विसर्ग के बाद में क्या आ गया? छा आ गया। विसर्ग के बाद में छा आ गया। अब छा आ गया तो विसर्ग किस में बदलेगा? आधे सा में बदलेगा। हमने विसर्ग को किस में बदल लिया? आधे सा में बदल लिया। ठीक है, हलंत के साथ हो गया। आगे छल जैसा लिखा है छल हम वैसे लिख लेंगे। आगे नी जैसा लिखा है नी हम वैसे लिख लेंगे। अगले स्टेप पर क्या करेंगे? अगले स्टेप पर हम नी जैसे लिखा वैसे लिख लिया और ये आधा सा इसको हम बना देंगे। ये सा हलंत के साथ का मतलब क्या है? आधा सा। आधा सा लिखा कैसे जाता है? ऐसे लिखा जाता है। आगे लिखा क्या? छल। छल हमने वैसे लिख लिया तो क्या बन गया? निश्चल। क्या बन गया? निश्चल। तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या है? नी प्लस छल। नी प्लस
छल। और नी प्लस छल की संधि क्या है? निश्चल है। क्या है? निश्चल। तो उम्मीद करते हैं ये आपको उदाहरण समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला आपका महत्वपूर्ण उदाहरण है कह प्लस चित। कह प्लस चित। अब बताइएगा, कह प्लस चित हम देखेंगे फार्मूला अपना। विसर्ग आया, विसर्ग के बाद में क्या आया? चा आया है। तो विसर्ग के बाद में चा आया है, तो भैया विसर्ग किस में बदलेगा? सा में बदलेगा। विसर्ग किस में बदलेगा? इस आधा सा में बदलेगा। तो इस विसर्ग को हम पहले से किस में बदल लेते हैं? आधा सा में बदल लेते हैं। सा हलंत के साथ है। हलंत का मतलब क्या है? वो अक्षर आधा है। तो सा हमने आधा कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। आगे क्या बचा? का इधर बचा, का हमने पूरा लिख लिया। इधर क्या बचा? इधर चित जैसे पूरा लिखा वैसे हमने चित लिख लिया। अगले स्टेप पर क्या करेंगे कि जो आधा सा है वो चा में जुड़ जाएगा। ये जो का वैसे लिख लिया, ये आधा सा जो है ये इस चा में जोड़ दिया, मात्रा में लगा दी, बाकी सब वैसे लिख लिया। क्या बन गया? कश्चित। क्या बन गया? कश्चित बन गया। तो देखिए, इस नियम से हम बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही आसान तरीके से संधियों को कर पा रहे हैं। एक बार पुनः उदाहरण देख लेते हैं। विसर्ग को किस में बदला? आधे सा में, क्योंकि विसर्ग किस में बदला? आधा सा में बदला। आधा सा को चा में जोड़ दिया है, बन गया कश्चित। क्या बन गया? कश्चित। तो कश्चित का संधि विच्छेद कह प्लस चित, और कह प्लस चित की संधि कश्चित। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। आपको नियम अगर याद नहीं होते हैं तो शॉर्ट तरीके से ये याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगला है दू प्लस ट। दू प्लस ट। अब भैया विसर्ग आया, विसर्ग के बाद में आ गया है टा। विसर्ग के बाद में क्या आ गया है? टा आ गया है। तो विसर्ग किस में बदलेगा? इस मूर्धन्य सा में। मूर्धन्य सा कैसा होना चाहिए? आधा होना चाहिए। तो हम इस विसर्ग को मूर्धन्य सा में पहले बदल लेते हैं। टा जैसे लिखा टा वैसे हमने लिख दिया। दू जैसे लिखा हमने दू वैसे लिख लिया, और ये सा हलन के साथ आ गया। अगले स्टेप पर क्या करेंगे? दू जैसे लिखा हमने दू वैसे लिख लिया। इस सा को इस टा में जोड़ देंगे। बस क्या करना है? इस सा को इस टा में जोड़ देंगे और टा पूरा वैसे लिख लेंगे। क्या बन गया? दुष्ट। क्या बन गया? दुष्ट। तो दुष्ट का संधि विच्छेद क्या है? दू प्लस ट। दू प्लस ट। दू प्लस ट दुष्ट। तो दुष्ट का संधि विच्छेद दू प्लस ट। कैसे सा बना, कैसे हमने इसको निकाला यहां से, ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगला उदाहरण लेके समझते हैं। अगला उदाहरण है हमारा नी प्लस चय। आप जैसे ही नी प्लस चय लिखा, आपके मन में तुरंत क्लिक हो गया होगा कि ये तो निश्चय है। क्या है? निश्चय। लेकिन कैसे बना? नियम समझो। चा आया विसर्ग के बाद में चा, क्या बनेगा? सा। तो इसको हम क्या बना लिए? आधा सा बना लिए। सा हलस के साथ लिखे या आधा सा लिखे, बात एक ही है। ठीक है, इधर क्या बचा? नी बचा, हमने नी लिख दिया। इधर क्या बचा? चय बचा, हमने चय लिख दिया। अगले स्टेप पर पूरा वही जैसे लिखा है हमने थोड़ा पास में लिख दिया। क्या बन गया? निश्चय। क्या बन गया? निश्चय। ये जो विसर्ग है किसमें बदल रहा? आधा सा में। विसर्ग किसमें बदल रहा? आधा सा में बदल रहा है। तो क्या बन गया? निश्चय। तो निश्चय का संधि विच्छेद नी प्लस चय। नी प्लस चय, निश्चय। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। अब एक विसर्ग ता या था वाला भी देख लेते हैं। ता और था वाला भी देखते हैं उदाहरण। चलिए, लिखा है नी प्लस तार।
नी प्लस तार। तो क्या करेंगे, इस विसर्ग किसमें बदलेगा, विसर्ग के बाद में ता आ गया, विसर्ग में ता या था है, विसर्ग के बाद यदि ता या था है तो विसर्ग दंत सा में बदल जाता है। ये हमारा नियम कहता है और इसी के अनुसार इसको हम किस में बदल लेंगे, आदेश में बदल लेंगे। बाकी जो ता पूरा लिखा है जैसा वैसे हमने लिख लिया, नी जैसा लिखा हमने नी वैसे लिख लिया। अगले स्टेप पर क्या करेंगे, नी जैसा लिखा हमने वैसे लिख लिया, जिस आधे सा को इस ता में जोड़ देंगे, ये आधा सा है इसमें ता में जोड़ दिया, तार जैसा लिखा था वैसे हमने लिख दिया, तो क्या बन गया, निस्तार बन गया। तो नी प्लस तार, निस्तार का संधि विच्छेद क्या हो गया, नी प्लस तार। विसर्ग सा में बदला, बाकी चीजें वही रही, बस विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि संधि हमारी कौन सी है, विसर्ग संधि है। आपको ये नियम भी कायदे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला उदाहरण समझते हैं। अगला उदाहरण है हमारा इन नियमों को आपको याद रखना है, ठीक है। नियमों को याद रखेंगे, विसर्ग के बाद में चाहे छाए तो विसर्ग सा में कौन सा, ताला विसा में। अगर विसर्ग के बाद में ठाए तो विसर्ग किसमें, मूर्धन्य सा में। अगर विसर्ग के बाद में ता या था है तो विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाता है। तो नी प्लस तेज, नी प्लस तेज, विसर्ग, अब विसर्ग के बाद में ताया यानी ये वाला सा बनेगा, ये आधा सा बन गया हलन के साथ। तेज जैसा लिखा हमने तेज वैसे लिख लिया, नी जैसा लिखा हमने नी वैसा लिख लिया। अगले स्टेप पर नी जैसा लिखा हमने वैसे लिखा, और ये आधा सा है तो इस आधा सा को इस ता में लगा देंगे और लिख देंगे क्या, निस्तेज। क्या लिख देंगे, निस्तेज। तो निस्तेज का संधि विच्छेद नी प्लस तेज, और नी प्लस तेज की संधि निस्तेज। किस नियम के अनुसार हुई, ये सारे नियम आपके सामने हैं और कैसे हमने उनसे अच्छे निकाले ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला एक महत्वपूर्ण उदाहरण है वो देखते हैं। अगला है मना प्लस ताप। अब तो आपके मन में सीधा क्लिक हो जाना चाहिए कि मना प्लस ताप आया है तो इसकी संधि क्या होगी, ठीक है। विसर्ग को निकाला, सा में बदला, ताप जैसा लिखा है हमने ताप वैसे लिख लिया, मन जैसा लिखा है मन हमने वैसे लिख लिया। इसमें मन में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन ताप में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन किसमें हो रहा है, विसर्ग में हो रहा है, क्योंकि संधि हमारी कौन सी, विसर्ग संधि है। विसर्ग किसमें बदल गया, सामने, नियम के अनुसार बदल गया। अगले स्टेप पर क्या लिखेंगे, ये मन पूरा लिखिए, ये आधा सा ये ता में जाके लग जाएगा, आधा सा बनाया, आधा सा हो गया और इस ता में लग गया, बाकी पूरा हमने जो जैसा था ताप, ताप में वैसे लिख लिया, तो क्या बन गया, मनस्ताप, मनस्ताप। तो मना प्लस ताप की संधि क्या है, मनस्ताप, और मनस्ताप की जो संधि विच्छेद है वो क्या बनता है, मना प्लस ताप। तो ये चीजें भी आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। ये सारे उदाहरण कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे ढंग से नोट्स बना लीजिएगा आप सभी लोग, या इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगला देखते हैं। अगला उदाहरण है हमारा दो प्लस तर। जैसे हमने देखा ता बस किसमें बदलना, सा में, हमने विसर्ग को उठाया आधे सा में बदल दिया। तर जैसा लिखा था हमने तर वैसे लिख दिया। दू जैसा लिखा था हमने दू, जिस प्रकार से दू लिखा हमने दू वैसे लिख लिया। अगले स्टेप पर क्या करना, दू ऐसे लिखिए, इस आधा सा को इस ता में जोड़ देंगे, बन गया हमारा क्या, दुस्तर। क्या बन गया, दुस्तर। क्या बन गया, दुस्तर बन गया। तो इन नियमों को आपको याद रखना है और इन्हीं नियमों के अनुसार ही आपकी संधि बनती चली जाएगी,
अगला इस नियम का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अगले नियम पर चर्चा करेंगे। नी प्लस चय, नी प्लस चय। अब विसर्ग को किसमें बदलना, क्योंकि चा आ गया तो ये आधा सा, हमने आधा सा लिख दिया गया। ये पूरा सा होता है, जब हमने इसको मिटा दिया तो ये क्या बना, आधा सा बन गया। चा लिखा, चय जैसा लिखा हमने चय वैसे लिख दिया, नी जैसा लिखा हमने नी वैसे लिख दिया, एक में मिला दिया, क्या बन गया, निश्चय। क्या बन गया, निश्चय बन गया। ठीक है, तो ये चौथा नियम एक बहुत महत्वपूर्ण नियम था जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आइए पांचवा नियम देखते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर पांचवें नियम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए अगला नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 आइए देखते हैं। नियम नंबर 5, ठीक है। नियम नंबर 5 क्या है, नियम नंबर 5 हमारा कहता है अगर विसर्ग के बाद में, नियम नंबर 5 क्या कहता है, विसर्ग के बाद में यदि का, ख, प, फ, जब विसर्ग के बाद में का, ख, प, फ आदि वर्ण आते हैं तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद में का आ जाए, खा आ जाए, पा आ जाए, फा आ जाए तो उस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, अगर किसी भाषा से आप नहीं समझे हैं तो एक उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण समझते हैं। पहला हमारा उदाहरण है अंतः प्लस पूर्व, अंतः प्लस पूर्व। अब बताइए, पा आ गया, विसर्ग के बाद में क्या आ गया, पा आ गया, तो नियम कहता है अगर पा या फा आ गया, का या खा आ गया तो इस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या बनेगा, ये बिल्कुल अंतःपुर, क्या बन जाएगा, अंतःपुर बन जाएगा। कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा नियम कहता है यदि का विसर्ग के बाद में का, खा या पा, फा आदि में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आप समझ गए। अगला देखते हैं उदाहरण। अब आप सभी को फटाफट जवाब देना है, बहुत आसान है ये नियम बहुत ही आसान है। अधा प्लस पतन, अधा प्लस पतन। अब इसकी संधि क्या होगी, कुछ नहीं होगी, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। जैसे लिखा है, जैसे आधा आधा लिख दिया, क्या लिखा, पतन पतन लिख दिया, तो सब एक में कर दिया, अधा पतन। ठीक है, ये सिर्फ प्लस हटाना, सिर्फ जो ये प्लस है बस इसको हटाना है, जो जैसा लिखा वैसा हमको लिख देना है। जैसे अगला उदाहरण है हमारा प्रातः प्लस काल, कुछ नहीं करना, बस प्लस हटा दो,
क्या हटा दो, प्रातःकाल। क्या बन गया, प्रातःकाल। सिर्फ प्लस हटाना है, क्योंकि नियम ही हमारा कहता है अगर विसर्ग के बाद में क ख प फ आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही हमारा विसर्ग, ऐसे यहां था ऐसे यहां बना रह जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण है हमारा अंतःकरण। अंतःकरण, आइए इसको देखते हैं। बस क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस प्लस हटाओ। क्या हटा दिया हमने, प्लस हटा के हमने अंतःकरण लिख दिया एक में, बस हमारा बन गई संधि। तो ये कुछ, अगला एक उदाहरण है हमारा, ये भी लिख लेते हैं, दु प्लस ख। कभी कभी ये वर्तनी में भी पूछा जाता है, कभी कभी ये वर्तनी में भी पूछा जाता है, तो वर्तनी के दर्श से भी याद रखेंगे, दुख होता है। दुख जो वर्तनी में है वो कैसे सही लिखा जाता है, ऐसे सही लिखा जाता है, तो हमेशा याद रखेंगे ये वर्तनी में पूछा जाएगा। और देखिए खाया, क्योंकि नियम कहता है अगर खाएगा विसर्ग के बाद में तो कोई विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पर खाया इसलिए इस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं है, बस एक प्लस वाला हटा दिया हमने, लिख दिया। ये तो रहा इस नियम के कुछ प्रमुख उदाहरण, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आइए इसके कुछ अपवाद भी है, इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, इस नियम के कुछ अपवाद भी समझ लेते हैं। अपवाद, इस नियम के अपवाद ये कहते हैं अगर विसर्ग के बाद में कभी कभी, अपवाद क्या है कि कभी कभी जो विसर्ग है वो किसमें बदल जाता है, आधा सा में बदल जाता है। अपवाद क्या है कि कभी कभी विसर्ग सा में बदल जाता है, कभी कभी, कभी कभी जो विसर्ग है सा में भी बदल जाता है। इसके कुछ अपवाद हैं, क्या है अपवाद, जैसे पहला है नमः प्लस कार। नमः प्लस कार, तो जो नमः प्लस कार है इसमें जो ये विसर्ग है ये आधा सा में बदल जाएगा। नमः वैसे लिख लेंगे, कार लिख लेते हैं। अगले स्टेप पर ये क्या हो जाएगा, नमस्कार बन जाएगा। तो नमस्कार का संधिविच्छेद नमः प्लस कार, यह एक अपवाद है इस नियम का कि विसर्ग के बाद में का आया, लेकिन फिर भी ये जो विसर्ग है किसमें सा में बदल गया, तो ये इस नियम का कुछ एक प्रमुख अपवाद है। तो नमस्कार का संधिविच्छेद क्या है, नमः प्लस कार, नमः प्लस कार, ये इस नियम का एक अपवाद है। अगला एक और अपवाद देखते हैं, अगला और एक अपवाद है पूरा प्लस कार। पूरा प्लस कार, अब पूरा प्लस कार क्या होगा, विसर्ग सा में बदल जाता है, पूर्व से लिख लीजिए, ये आधा सा में बदल जाएगा, आधा सा लिख लिए, ये इधर कार बचा, कार लिख दिए हमने, क्या बन गया पुरस्कार। तो ये भी एक प्रमुख अपवाद है इस नियम का कि पुरस्कार का संधिविच्छेद क्या होता है, पूरा प्लस कार, पूरा प्लस कार। अगला एक उदाहरण समझ लेते हैं, तीरा प्लस कार। अब इसकी संधि क्या होगी, ये क्या बन जाता है, तिरस्कार, क्योंकि ये विसर्ग के स्थान पे आधा सा आ जाएगा, बाकी जो जैसा लिखा वैसा लिखा रह जाएगा। तो ये कुछ इसके अपवाद थे, किस नियम पे, इस 5वें नंबर के कुछ अपवाद थे। 10 से 12 नियम है, सब अलग अलग हैं, लेकिन ये भी एक अपवाद वाले में चीजें आपको भी बता दी। और ये अपवाद ही नहीं है, एग्जामों में इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं, एग्जामों में इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो ये नियम हमारा, ये नियम नंबर 5 समाप्त होता है। आइए एक और महत्वपूर्ण नियम हमारा है
जो बहुत छोटा सा नियम है, बहुत आसानी से लोग समझ जाएंगे, और वो है नियम नंबर 6। तो आइए नियम नंबर 6 के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए नियम नंबर 6 देखते हैं हम लोग। नियम नंबर 6, ठीक है। नियम नंबर 6 कहता है विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर, विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर हो तथा बाद में रा हो, तो विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़ करके कोई स्वर हो और बाद में क्या आ जाए, रा आ जाए, तो विसर्ग क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है तथा जो पूर्व का स्वर है, पूर्व का मतलब पहले का, पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, ठीक है। पूर्व का जो स्वर है वो क्या कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। एक उदाहरण देंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे, इस नियम को तुरंत पकड़ के रख लेंगे आप अपने पास में और कभी जाएगा नहीं देंगे। एक उदाहरण देंगे, एक ही उदाहरण में इस नियम को आप पकड़ लेंगे, तुरंत जकड़ के रख लेंगे कि कभी नहीं भूलेगा। पहले एक बार फिर से देख लेते। विसर्ग के पहले में छोटा आ बड़ा आ के को छोड़ करके कोई स्वर हो, बाद में क्या हो, रा हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, वहीं पर विसर्ग समाप्त। और पहले का जो स्वर है, उससे पहले जो स्वर आया वो क्या दीर्घ हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल समझते हैं, पहला एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं, एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं, ऐसे ही समझा देते हैं आपको। नी प्लस रज, नी प्लस रज। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या है, छोटा आ बड़ा है, नहीं है, छोटी ई आई, ठीक है, ये नियम लागू। बाद में क्या है, रा है, बाद में रा है, रा मिल गया हमको, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। विसर्ग क्या क्या कर देंगे, हम लोप कर देंगे। आगे हम क्या करेंगे, विसर्ग का लोप कर दिया हमने, विसर्ग का लोप कर दिया। लेकिन आगे कंडीशन में क्या देता कि पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। पूर्व का मतलब विसर्ग के पहले का स्वर, विसर्ग का पहले का स्वर क्या है, छोटी ई है, तो छोटी ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। छोटी ई का दीर्घ क्या होता है, बड़ी ई, और रा और जा क्या हो जाएगा, नीरज। तो नीरज का संधि विच्छेद क्या है, समझ लीजिए, आज ही समझ लीजिए। अब इसको पकड़ के रख लीजिए कि नी प्लस रज नीरज। किस नियम से, इस नियम से आपका ये बन गया, नीरज का संधि विच्छेद नी प्लस रज, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ पाए। अगला एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करते हैं। अगला है नी प्लस रव, नी प्लस रव। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, वही करेंगे, विसर्ग को हटा देंगे। विसर्ग को हमने हटा दिया, लेकिन अगले स्टेप पर कह रहा था कि पूर्व का स्वर क्या होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए। तो इस स्वर को हम क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे। छोटी ई है तो बड़ी ई कर देंगे। रव जैसे लिखा था वैसे हमने लिख दिया, क्या नीरव, क्या हो गया, नीरव हो गया। तो ये चीजें आप कोई एग्जाम्पल भी आपके सामने आएगा, अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है, इस नियम को फॉलो करता है, आपके
मुंह से कंठ जो आपका जो स्वर है इसे तुरंत जो है आपके मुखांग बिंदु से तुरंत निकलेगा कि ये संधि है या ये संधि इस तरीके से बनती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला उदाहरण है, आप ये लोग बताइएगा, नी प्लस रोग, नी प्लस रोग क्या करेंगे? विसर्ग जैसे देखा हमने छोटी की मात्रा बाद में राया, विसर्ग अपने आप लोग और पूर्व का स्वर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, तो नी की जगह नी हो जाएगा। रोग जैसे लिख देंगे वैसे लिख देंगे। ये वर्तनी में भी पूछा जाता है। ये वर्तनी के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निरोग लिखा कैसे जाएगा भाई? तो निरोग ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, निरोग। ठीक है, अगला एक बनता है नी प्लस रस। इसका तो बाद में रा आया, पहले छोटा बड़ा नहीं आया, तो पहले हम क्या कर देंगे? दीर्घ कर देंगे, और जो ये विसर्ग था इसको यहीं पर लोप कर देंगे, और ये जो रस लिखा है रस लिख दिया, नीरस। क्या हो गया? नीरस हो गया। तो उम्मीद करते हैं यही इसी के साथ इस संधि को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके जितने भी महत्वपूर्ण नियम थे हमने सबको डिस्कस कर लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और आप इसको जितने भी इसके 3 पार्ट बनाए हैं, 3 पार्ट में हमने डिस्कशन कंप्लीट किए, तो तीनों पार्टों के आप देख लीजिए और बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है, ये चीजें बताई गई हैं। और इन नियमों को एक बार अपने कॉपी पे पेन डाउन कर लीजिए, और बाद में आपको संधि से संबंधित कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। तो आज हमने पूरी संधियां आपको बता दी थी और सारी संधियां यहीं पर समाप्त होती हैं। और आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। और हम कोशिश करेंगे कि एसएससी जीडी के लिए जो अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इस एसएससी जीडी के लिए हम विलोम शब्द उसके जितना भी सिलेबस है एक कुछ इस तरीके से हम आपके सामने ऐसे वीडियो लाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और उनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी साथ सभी दोस्तों, मित्रों, साथियों सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।